हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी किसान लाइन मंच पर। पिछली वीडियो में हमने एमपीपीएससी जो एआरओ का एग्जाम हुआ था उसके कुछ प्रश्नों को देखा था। आज की वीडियो में हम एमपीपीएससी जो कि माइनिंग ऑफिस का पेपर हुआ है उसके प्रश्नों को देखेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह किस जनजाति समुदाय से संबंधित थे? इसके बारे में पूछा जा रहा है। गंजन सिंह के बारे में पूछा जा रहा है। किस समुदाय से थे? आपके ऑप्शन है गोंड, ऑप्शन नंबर बी है कोरकू, ऑप्शन नंबर सी है भील, ऑप्शन नंबर डी है बैगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? कि कोरकू समुदाय से संबंधित। और ये सब कहाँ से, इस क्षेत्र से, किस जिले से थे? तो बैतूल से थे। बैतूल में इन्होंने 1930 में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। जंगल सत्याग्रह सत्याग्रह। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया? अब यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन है महावीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है रामदीन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है चैन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु सिंह। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में विष्णु सिंह ने कहां से लीडरशिप किया था? किसके साथ किया था? वीरसा गोंड के साथ। वीरसा गोंड के साथ वीरसा गोंड भी थे। ठीक, ये घोड़ा डोंगरी कहाँ है? बैतूल वाले क्षेत्र में है, बैतूल जिले से संबंधित। बैतूल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है? पंचवर्षीय योजनाओं में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है चारागाह संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है वनों की चकबंदी, चौथा ऑप्शन है सामाजिक न्याय प्रदान करना। तो पंचवर्षीय योजनाओं में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चारागाह संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, मध्य प्रदेश में जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां कौन से वन पाए जाते हैं? 120 सेंटीमीटर से अधिक। उपाध्र पहाड़ी वन, ऑप्शन नंबर बी उष्ण शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर सी सदाबहार वन, और ऑप्शन नंबर डी उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 120 सेंटीमीटर से जब वर्षा अधिक होगी, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाएंगे। कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोर क्या है? ऑप्शन नंबर ए पठार का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर बी मैदान का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर सी समतल भूमि पर बीच बीच में छोटी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी है समतल भूमि पर बीच बीच में खड्ड। तो टोर क्या है? ये समतल भूमि पर बीच बीच में जो छोटी पहाड़ियां छोड़ी जाती हैं उन्हें टोर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर ए है सुंडा गार्ज में, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु गार्ज में,
ऑप्शन नंबर सी है दिहांगार्ज में, और ऑप्शन नंबर डी है मुकरतागार्ज में। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, बचा क्या? मुकरतागार्ज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। और अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य, मथवार पहाड़ियों के मध्य क्या बनाती है नर्मदा नदी? कंदराएं बनाती है, कंदरा बनाती है। और नर्मदा नदी किन स्टेट से गुजरती है? तो ये एमपी से, देन महाराष्ट्र से, देन आपके गुजरात से। ठीक, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पाथा खेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पाथा खेड़ा कोयला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हरदा, ऑप्शन नंबर बी बैतूल, ऑप्शन नंबर सी खंडवा, और ऑप्शन नंबर डी है होशंगाबाद। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा पाथा खेड़ा कोयला क्षेत्र के बारे में? करेक्ट ऑप्शन होगा बैतूल। ये तवा नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, और यहीं पर सारणी ताप विद्युत केंद्र भी है, सारणी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित हुई? राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित हुई? आपके ऑप्शन है 2001, 2003, 2005 और 2002। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2003। और पहली कौन सी मानी जाती है? केन और बेतवा पहली मानी जाती है, केन बेतवा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? असारिया में, मुल्ताई में, इसारणी में, कि आमला में? सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सारणी में। ये हम बात की थी पिछले क्वेश्चन में। सारणी यानी बैतूल जिले में, बैतूल जिले में। ठीक, और इसका कोयले का सोर्स क्या है? कोयला कहाँ से मिलता है इसको? वही पाथा खेड़ा से मिलता है। ठीक, पाथा खेड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की अंतरराज्यीय परियोजना कौन सी है? पहला ऑप्शन है राजघाट, दूसरा ऑप्शन है हरसी, तीसरा ऑप्शन है बाणसागर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन है बाणसागर, जो कि सोन नदी पर है, सोन नदी पर है। एक शहडोल जिले में है, शहडोल जिले में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी बहते हुए किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है? किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है? कौन सी नदी? चंबल नदी। पहला ऑप्शन दिया है अध्यारोपित प्रतिरूप यानी कि सुपर इम्पोज्ड की बात कर रहा है, दूसरा है अनुगामी, तीसरा है ध्रुमाकृतिक, और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से सभी है। तो आपको बताना है कि चंबल नदी बहते हुए किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अध्यारोपित प्रतिरूप, यानी कि जिस मूल मार्ग से बहती है उसी को अनुसरण करती है। और ये इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? अपर्दन, अपर्दन। ठीक, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये भी देख लेते हैं।
तो ये जाना पाओ पहाड़ी से होता है, इसकी लेंथ कितनी है 965 किलोमीटर। सहायक नदी इसकी क्षिप्रा, काली सिंध, बनास वगैरह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी के बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है महादेव, ऑप्शन नंबर बी है ग्वालीगढ़, ऑप्शन नंबर सी है मैकल श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी है बैतूल, बैतूल का पठार। तो धूपगढ़ चोटी के बारे में जब पूछा जा रहा है तो कहाँ होगा, महादेव की श्रेणी। इसकी हाइट कितनी है 1350 मीटर। ठीक, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन क्या है, संवैधानिक प्रधान, ऑप्शन नंबर बी है शासन का प्रधान, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है तो कैसा प्रधान होता है, एक ऑप्शन क्या होगा, ये संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, शासन का प्रधान सीएम के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होती है उसके अंडर में होता है। ठीक, आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद दिया गया है और आर्टिकल 154 में कार्यपालिका शक्ति बताई गई है राज्यपाल की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे। मुख्य सचिव के बारे में बताना है कौन नहीं रहा। ठीक है, एच एस कामत, आर पी नरोलना, एस के शर्मा, आर एस खन्ना। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कौन नहीं रहे हैं, तो ये तो दोनों रहे हैं, बचा क्या, ये भी थे। एस के शर्मा जो है तो नहीं थे मुख्य सचिव। करंट में मुख्य सचिव कौन है मध्य प्रदेश के, अनुराग जैन। एक्सटेंशन दिया गया है 1 साल का, अनुराग जैन। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आता है। जिला कलेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, किस विभाग के अंतर्गत आता है। सामान्य प्रशासन विभाग की आयकर विभाग, ऑप्शन नंबर सी गृह, की उपरोक्त में से कोई नहीं। आसान क्वेश्चन है, सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, कि राज्यपाल के द्वारा, कि प्रधानमंत्री के द्वारा। अब ऑप्शन नंबर डी दिया है मुख्यमंत्री। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है तो राज्यपाल के द्वारा, हटाने की बात करता, हटाने का पावर किसके पास है, ये राष्ट्रपति के पास है। ये कब बना, 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग बना। पावर कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 243 के से मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 1988, 1986, 1995, 1991। अभी करंट में तो 2024 में जारी किया गया है नोटिफिकेशन, 2024 में। लेकिन इसके पहले कब जारी किया गया था, 1991 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी का प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2024-25 का पूछा जा रहा है। कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर ए 4.11, ऑप्शन नंबर बी 3.12, ऑप्शन नंबर सी है 5.16, ऑप्शन नंबर डी है 5.75। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4.11%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में वित्त पोषित है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में वित्त पोषित है? यानी आपको केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण का क्या अनुपात है वो बताना है। पहला ऑप्शन है 40:60, दूसरा ऑप्शन है 60:40, थर्ड ऑप्शन है 50-50 और फोर्थ ऑप्शन है 70:30। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 60:40। कब प्रारंभ की गई थी? 2015-16 में प्रारंभ की गई। ठीक, और अभी जो पढ़ाया गया है तो कार्यकाल 2021 से 26 के लिए है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा की जो स्थापित कुल क्षमता है वो कितनी है? कितनी थी? 7300, 470, 600 की 4096 मेगावाट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दिसंबर 2024 तक राज्य की कुल नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता हमसे पूछ रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 7300 मेगावाट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 2028, ऑप्शन नंबर बी है 2030, ऑप्शन नंबर सी है 2032 और ऑप्शन नंबर डी है 2035। सॉरी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? 2030। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक सुगमता के अंतर्गत प्रदेश में शामिल जो पहले हैं उनमें कौन सम्मिलित है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सेकंड ऑप्शन है विनियमन लागत, थर्ड ऑप्शन है वार्षिक क्रेडिट योजना, फोर्थ ऑप्शन है विशेष प्रयोजन वाहन। व्यवसायिक सुगमता के अंतर्गत प्रदेश में शामिल कौन सी पहल है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? विनियमन लागत, कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन की बात की जा रही है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979 किस वर्ष में संशोधित हुआ? 2010, 2012, 2013, 2015। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979 किस वर्ष में संशोधित किया गया? किस वर्ष संशोधित किया गया ये? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 2015 में संशोधित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति यानी पीवीटीसीज के रूप में अधिसूचित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन लिया है ऑप्शन 2, सेकंड ऑप्शन है 3,
थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 5। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 3, बैगा, भारिया और सहरिया। बैगा, भारिया और सहरिया। सहरिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने जनजाति विकास खंड है? जनजाति ब्लॉक की बात की जा रही है, कितने हैं? अरे पहला ऑप्शन दिया है 89, दूसरा ऑप्शन है 90, तीसरा ऑप्शन है 91 और फोर्थ ऑप्शन है 92। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जनजाति विकास खंड? करेक्ट ऑप्शन होगा 89। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? कब गठन किया गया? 1995 96 में, 1996 97 में, सी ऑप्शन है 1997 98 में और लास्ट ऑप्शन है 1999 की 2000। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1995, 29 जून 1995। ओके, 3 सदस्यीय निकाय है ये मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रघुनाथ सिंह मंडलोई अमरवीर क्रांतिकारी सेनानी नायक किस जनजाति से संबंधित है? ठीक, रघुनाथ सिंह मंडलोई। ऑप्शन नंबर ए गोंड, ऑप्शन नंबर बी सहरिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है भिलाला और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोल। रघुनाथ सिंह मंडलोई कौन थे? भिलाला से संबंधित थे, भिलाला जनजाति से, जो कि भील की एक सबकास्ट है। ठीक, ये 1857 में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किया था सीताराम कंवर के साथ। सीताराम कंवर के साथ निवाण क्षेत्र से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री बांदल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एमपीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी है डिंडोरी और ऑप्शन नंबर डी है मंडला। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बांदल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा, इन्होंने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरकू जनजाति में कितने गोत्र होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है 30, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 34, फोर्थ ऑप्शन है 36। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कोरकू जनजाति में 36 गोत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति में घर दमाद यानी घर जमाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लमशेना, ऑप्शन नंबर बी पैठुल, ऑप्शन नंबर सी उठवा और ऑप्शन नंबर डी है दादू। क्या कहा जाता है घर दमाद या घर जमाई को? करेक्ट ऑप्शन होगा लमसेना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश अगला क्वेश्चन है सॉरी, भड़म लोक नृत्य किस जनजाति में पाया जाता है? भड़म लोक नृत्य किस जनजाति में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है भारिया, दूसरा ऑप्शन है भीम, तीसरा ऑप्शन है भिलाला और लास्ट ऑप्शन दिया है बारेला। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भड़म जो है तो भारिया संबंधित है, इसके अलावा भड़म है, सैतम है। भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपके छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लुका उड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है?
ऑप्शन नंबर ए है मीणा, ऑप्शन नंबर बी है कीर, ऑप्शन नंबर सी है कोल और ऑप्शन नंबर डी है पारधी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कोल। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बना? दो जनवरी 2025 के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी है इथोपिया, ऑप्शन नंबर सी है मिस्र और ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब। 2025 का पूछा जा रहा है इसलिए क्या होगा? इंडोनेशिया होगा। 2024 का होता तो 2024 में भी 4 लोग गए थे ब्रिक्स के साथ। ठीक, ब्रिक्स 2009 में ये बना। ठीक, अभी इसका 17वां सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल ने 2025 में किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर रहा है, की यात्रा की? किस मिशन के तहत? वो मिशन कौन सा था? भारत यान फर्स्ट, इसरो, A1 या एक्सियोम मिशन 4 या चंद्रयान 4? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक्सियोम मिशन। शुभांशु शुक्ला लखनऊ से है। ठीक, 2025 में ये मिशन गया था एक्सियोम 4, 4 लोग थे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने का आधार क्या है? यानी कि किस आधार पर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? प्रति परिवार के आधार पर, कि प्रति गांव के आधार पर, कि प्रति हेक्टेयर के आधार पर, कि प्रति मंडी के आधार पर? इसका जो आधार है वो क्या है? प्रति हेक्टेयर है। 4,000 पर हेक्टेयर दिया जा रहा है, पर हेक्टेयर दिया जा रहा है। धान उत्पादक किसान को ये दिया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से निर्गुण भक्ति संगीत में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? निर्गुण भक्ति संगीत के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कैलाश सत्यार्थी, बी है हरचंदन सिंह भट्टी, सी है भेरू सिंह चौहान और डी है भावना डेहरिया। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? भेरू सिंह चौहान। ठीक, कबीर गायन या निर्गुण भक्ति संगीत। कबीर गायन या निर्गुण भक्ति संगीत से संबंधित महू क्षेत्र से हरचंदन सिंह भट्टी को मिला है जनजाति संस्कृत के संरक्षण हेतु। ये चित्रकला से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सा सम्मान प्राप्त किया? विक्रम पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, की ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन ट्रॉफी और ऑप्शन नंबर डी है स्पोर्ट्स स्टार एसएस पुरस्कार। फरवरी 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने, देखिए मध्य प्रदेश शासन ने यह सम्मान प्राप्त किया है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? स्पोर्ट स्टार एसएस पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या होता है?
डेटा एन्क्रिप्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन नंबर बी है प्रोग्राम निष्पादित करने के लिए निर्देशों का एक समूह, और ऑप्शन नंबर सी है डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए वायर का एक समूह, और ऑप्शन नंबर डी है बैकअप फाइलों को संग्रहित करने के लिए एक हार्डवेयर उपकरण। ये तो नहीं होगा। डेटा एन्क्रिप्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं होगा। प्रोग्राम निष्पादित करने के लिए निर्देशों का एक समूह, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कंप्यूटर सिस्टम में बस का काम करता है। बस का काम है डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए वायर का एक समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को परामर्श एवं क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है? ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य दोनों को। पहला ऑप्शन दिया है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज सीसीए, ऑप्शन नंबर बी है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन डीआईसी, और ऑप्शन नंबर सी है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडैक, और फोर्थ ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट एनआईएसजी। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य दोनों को जो परामर्श दे और क्रियान्वयन में सहायता करे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एनआईएसजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, कब बना? ये 2002 में बना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का एक सक्रिय एवं सतत शोध क्षेत्र है जिसमें शोधकर्ता यह समझने एवं समझाने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का एक सक्रिय एवं सतत शोध क्षेत्र है जिसमें शोधकर्ता यह समझने एवं समझाने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है एक्सप्लेनेबल एआई, ऑप्शन नंबर बी है मशीन लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और ऑप्शन नंबर डी है री लर्निंग। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? एक्सप्लेनेबल एआई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया से है? यानी कि आपको मीन बताना है, तात्पर्य एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा दूसरे अन्य समान प्रकार के उपकरणों से जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है वो क्या है? कौन डिफाइन कर रहा है? पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा है मशीन लर्निंग, तीसरा है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, और फोर्थ ऑप्शन है वर्चुअल रियलिटी। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया समझ में आ गया होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरैक्ट करके निर्णय लेना सीखता है? एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है ताकि संचयी जो प्रतिफल है उनको अधिकतम किया जा सके। मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है ताकि जो संचयी प्रतिफल है उनको मैक्सिमाइज किया जा सके? ऑप्शन नंबर ए है सुपरवाइज्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और ऑप्शन नंबर सी है डीप लर्निंग, और ऑप्शन नंबर डी डी है री करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, री लर्निंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, का करितलाई अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्मण राज द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है विष्णुराज फर्स्ट और ऑप्शन नंबर डी है बुधगुप्त। करितलाई अभिलेख ये किससे संबंधित है? लक्ष्मण राज द्वितीय से संबंधित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? स्वभोग नगर, ऑप्शन नंबर ए है मालवा, ऑप्शन नंबर बी है एरन, ऑप्शन नंबर सी है उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी है रीवा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा एरन। एरन कहाँ है? सागर का ही है, तो सागर के अंतर्गत आता है। प्राचीन नाम है ये। सती प्रथा के यहाँ से साक्ष्य मिले, सती प्रथा के साक्ष्य मिले, भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया? लक्ष्मण मंदिर किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए है जय शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है धंग, ऑप्शन नंबर सी है यशोवर्मन, ऑप्शन नंबर डी है राहिल। किसने करवाया? यशोवर्मन ने कराया। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यशोवर्मन ने करवाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण हेतु उदसिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था? उदसिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था? सर जॉन शोर, डेविड लिटिल, डेविड पॉल, ऑप्शन नंबर डी है डेविड कुक। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डेविड कुक। उदसिया बेगम भोपाल की पहली महिला शासिका, भोपाल की फर्स्ट महिला शासिका, फर्स्ट महिला शासिका। इन्हीं को गौहर बेगम के नाम से जाना जाता है। गौहर बेगम। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस सिंधिया शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का विकास हुआ? ऑप्शन नंबर ए माधवराव सिंधिया, ऑप्शन नंबर बी दौलत राव सिंधिया और ऑप्शन नंबर सी है महदजी सिंधिया और ऑप्शन नंबर डी है जयाजी राव सिंधिया। यानी ग्वालियर घराने का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो जयाजी राव सिंधिया के काल में हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान किसने सागर में क्रांति का प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए है शेख रमजान, ऑप्शन नंबर बी है मर्दन सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राजा बकत वली और ऑप्शन नंबर डी है फैजुल्ला। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? शेख रमजान। तुरिया का जंगल सत्याग्रह, अगला क्वेश्चन है, तुरिया का जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1928, 1929, 1930 और ऑप्शन नंबर डी है 1931। तुरिया का जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सिवनी में हुआ था। किसने नेतृत्व किया? नेतृत्व किसके पास था? दुर्गा शंकर मेहता के पास था। दुर्गा शंकर मेहता के पास था। ठीक। कब हुआ था? 1930 में हुआ। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, सन 1938 में दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है दीवान कालका प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है प्रेम नारायण खरे, ऑप्शन नंबर सी है मदन गोपाल
और ऑप्शन नंबर डी है प्यारेलाल। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? दीवान कालका प्रसाद। ठीक। 1938 में प्रजामंडल बना, नरेंद्र मंडल जो था उसके विरोध में। आम लोगों के विरोध का एक मंच था। भोपाल में भी 1938 में ही बना। भोपाल में भी 1938 में बना। ठीक। आज के क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी जोरदार एवं बढ़िया तरीके से करते रहें ताकि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।